हेलो इट्स अगेश यूर वंस अगेन वेलकम बैक टू द रूपर ट्यूटर। और आप लोगों के लिए मॉर्निंग भी, बिकॉज अब हम लोग मॉर्निंग शो करने लगे हैं। मॉर्निंग में 8 बजे 9th के बच्चों का, इवनिंग में 8 बजे 10th के बच्चों का क्लासेज जा रहे हैं। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाएं ताकि वो भी आकर के पढ़ सके। और इसमें फ़ायदा क्या है ना, टाइम टू टाइम आने में आपको एक बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या है कि आप लाइव चैट डिस्कशन कर सकते हो। जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे आप पूछोगे और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक फ़ायदा भी है, यह जो कमेंट होता है, जो भी आप चैट इसमें करोगे, वह चैट जो होता है पब्लिकली नहीं होता है। पब्लिकली नहीं होने का मतलब ये है कि आप वीडियो लाइव खत्म होने के बाद, प्रीमियर होने के बाद, यह कमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। ना तो आपको दिखाई देता है, ना तो हमें दिखाई देता है। तो आप जो है जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके डाउट्स हो, हल्का से हल्का सवाल आप कर सकते हैं। जिसको आप लोग क्वेश्चन को क्लासरूम में पूछने से शर्माते थे, वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बस वो कंडीशन ये है कि बस वो पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, आज के वीडियो सेशन में हम लोग रेशनलाइजेशन को पढ़ेंगे। उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ करनी के बारे में, टाइप्स ऑफ सर्च पढ़ लेना है। घातांक क्या है और घातांक के 10-15 फॉर्मूले हैं, उसको देख लेना है। उसके बाद हम लोग परिमेयकरण करेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 9 तक कर चुके थे, 9 के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक, कल का जो है, कल का 10th का रिजल्ट भी आया है। बिहार बोर्ड के बच्चों का बहुत बेहतर रिजल्ट है। काफी बच्चे जो पढ़े थे उनका रिजल्ट बेहतर आया है। जो लोग तैयारी करेंगे उनका रिजल्ट तो बेहतर आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, बट कुछ शिकायतें हैं जो बच्चों की हमेशा रहती है। जैसे कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि नहीं हमने पढ़ाई किया है। तो ये जो होता है मनुष्य की इच्छाओं के द्वारा होता है। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हमें जितना ही मिलता है उतना ही हमें लगता है कि कमी है, काश और मिलता तो काफी बेटर होता है। ठीक, तो आप लोग इस भ्रम में न रहें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। आप जितना पढ़ाई करेंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट मिलेगा। डन, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है करणी के बारे में। हम लोग पढ़ चुके थे करणी क्या होता है। करणी को अंग्रेजी में सर्ट्स कहा जाता है। सर्ट्स बोले तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण मूल न निकले, मतलब पूर्णतः मूल नहीं निकाला जा सके, अर्थात जिनका मूल, उसी के मूल को क्या कहा जाता है, हम लोग करणी के नाम से जाते हैं। और करणी में एक ऐसा सिंबल मैंने बताया था, मान लेते हैं यहाँ पे एन ए और यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है बी। तो यह ए जो होता है यह क्या होता है, करणी गत। यह क्या होता है, करणीगत। यह क्या होता है, ये सिंबल जो होता है करणी चिन्ह होता है, करणी चिन्ह। और ये जो होता है करणी करणी घात होता है। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। यह करणी घात होता है जो यह दर्शाता है कि फैक्टर तोड़ने के बाद 2 का पेयरिंग होगा कि 3 का पेयरिंग होगा कि 4 का पेयरिंग होगा। ठीक, यह ये जो होता है ये करणीगत होता है। और इस करणीगत को ही हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं। और करणी चिन्ह डायरेक्टली डिनोट करता है किसको, कि यह करनी है। ठीक, तो इसको हम लोग कर चुके थे प्रीवियस वीडियो सेशन में। अब हम लोग आएंगे आज के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्ट पढ़ेंगे, सर्ट के प्रकार। यहाँ पे हो गया आपका सर्च। और सर्च जनरली जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, जो आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन है। पहला जो होता है प्योर सर्च, प्योर सर्च जिसको शुद्ध करणी कहा जाता है, शुद्ध करणी। और दूसरा जो होता है मिक्स्ड सर्च होता है, मिक्स्ड सर्च जिसको अशुद्ध नहीं कहोगे आप, मिश्र करणी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक, अब देखिए जो भी करणी आप लोगे ना उसमें 2 पार्ट होंगे, एक रेशनल पार्ट, दूसरा इरेशनल पार्ट। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 3 रूट और यहाँ पे 5 लिखते हैं। 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं। तो यह 3 जो है ना, यह क्या है, रेशनल गुणनखंड है, रेशनल पार्ट है। यहाँ पे रेशनल पार्ट हो गया। और ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा छोटू, इरेशनल पार्ट हो जाएगा। डन, यह क्या हो गया, इरेशनल पार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिमेय संख्या के रूप में रहेगा, अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड करें तो यह 4 जो है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट के रूप में रहेगा वह परिमेय संख्या का गुणनखंड होगा। मतलब इस करणी का 4/5 जो करणी है, इसका जो होता है परिमेय खंड जो होता है 4 है, यहाँ पे अपरिमेय खंड √5 है। तो वैसा करणी जिसका परिमेय खंड 1 हो, परिमेय खंड क्या हो, परिमेय खंड बराबर 1, तो वह जो होगा शुद्ध करणी
हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग तो √5, यहाँ पे कुछ नहीं तो छोटू 1 तो मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे कह दे √3, कुछ नहीं है तो 1 होगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे कह दे √8, कुछ नहीं है यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे कर दे √9, कुछ नहीं है यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हो गए? शुद्ध करणी के हो गए, जिसके परिमेय खंड, परिमेय गुणनखंड क्या है? 1 है। ठीक, तो आप इसका डेफिनेशन कैसे बोलोगे कि वैसा करणी जिसका परिमेय गुणनखंड 1 होता है उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध करणी कहा जाता है। अशुद्ध करणी या इसी को मिश्र करणी कहा जाता है। मिश्र करणी देखते हैं किसको कहेंगे। मिश्र करणी में एक के अलावा कोई और, जैसे 3√5, एक के अलावा गुणनखंड आ गया 8√3, 9√7, 8√13, तो यह सभी क्या हो गए? मिक्स्ड करनी के एग्जाम्पल हो गए। तो ये एग्जाम्पल आप लोग समझ लोगे, इसका भी डेफिनेशन आप इसमें नहीं लगा के लिख दोगे। मतलब वैसा करनी जिसका परिमेय गुणनखंड जो होता है वह 1 नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है? मिश्र करनी के नाम से जाना जाता है। डन। ये करनी के 2 प्रकार थे, आप कंप्लीट कर लोगे। 2 प्रकार और मैं बताऊंगा जो बुक में देखने को आपको नहीं मिलेगा। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 करनी और मैं बताऊंगा जो आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा। वो 2 करणी कौन कौन से हैं देखिए। पहला करणी जो होता है सिमिलर आता है, समरूप या सजातीय करणी। ठीक, इसी को कहा जाता है सिमिलर / लाइक करणी। ठीक, और दूसरा जो होता है वह होता है आपका संयुग्मी करणी, संयुग्मी करणी मतलब कंजुगेट सर्च। ठीक, इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या। देखिए 2 पार्ट होंगे ना, एक होगा परिमेय खंड, दूसरा अपरिमेय खंड। तो वैसा जिसका अपरिमेय खंड समान हो, अपरिमेय खंड क्या हो? समान हो, अपरिमेय खंड समान हो। अपरिमेय खंड समान होगा तो वह क्या हो जाएगा? सजातीय या समरूप करणी हो जाएगा। कैसे देखिए, इसका मैं एग्जांपल ले लूं। 3√2, 8√2, 5√2, 9√2, 7√2, 5, 15√2। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय खंड क्या है? √2, इसका मतलब यह क्या हो गया? अपरिमेय खंड हो जाएगा। अपरिमेय खंड होगा तो यह क्या हो जाएगा? सजातीय या समरूप हो जाएगा। बिकॉज इसके क्या है? √2 जो है अपरिमेय गुणनखंड आपस में समान है। अब इसमें क्या होगा? इसमें दोनों पद जो होंगे, दोनों टर्म समान होंगे, दोनों टर्म समान होंगे, परंतु साइन जो होगा, साइन में डिफरेंस होगा, साइन चेंज होगा। जैसे 2 + √3, इसका अगर कहा जाए कि कंजुगेट बताइए क्या होगा, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 2 - √3। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? √3, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2, यहाँ पे सेकेंड टर्म √3। तो देख रहे हैं कि हम लोग इसके जो टर्म है वो टर्म तो समान है, बट इसके सिंबल जो है वह साइन चेंज हुए हैं। इस वजह से यह क्या हो जाएगा? संयुग्मी करणी या कंजुगेट सर्च हो जाएगा। तो कंजुगेट सर्च का एग्जांपल आप क्या बोलोगे? इसी को ना परिमीकरण भी कहा जाता है। तो आप याद रखोगे, यदि कहा जाए कि √3 + 2 इसका कंजुगेट बताइए क्या होगा, तो प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, √3 - 2। समझ में आ रहा है? तो ये आसानी तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे किसके बारे में? समरूप करणी और संयुग्मी करणी के बारे में, जिसको आपको बुक में मेंशन नहीं है बट आपको जानना चाहिए। डन। अब हम लोग आते हैं, करणी के कुछ नियम है। करणी के क्या है? कुछ नियम है। नियम बोले तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो लॉज ऑफ करणी देख लीजिए। लॉज ऑफ शॉर्ट्स क्या कहता है? शॉर्ट्स का लॉ, पहला लॉ कहता है कि यदि करणी इस फॉर्म में दिया हो, m × a और यहाँ पे b, इसका मतलब ये हुआ कि m के साथ जो होगा a एक बार अलग हो जाएगा, फिर m के साथ b भी अलग हो जाएगा। यह क्या हो गया? एक नियम हो गया। सेकेंड लॉ कहता है यदि इसी को डिवाइड में कर दें m और a / b, तो ये क्या हो जाएगा? m
ऊपर ए और m नीचे b। तो यह क्या हो गया, तीसरा नियम कहता है n रूट m रूट ए। अगर ऐसे दिया हो तो क्या हो जाएगा, तो रूट ए जैसे है वैसे ही रह जाएगा और m और n आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 नियम आप फॉर्मूला के रूप में याद रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में हम लोग इनका यूज करेंगे। तो ये कंसेप्ट तरह से हो गया, इसको आप लोग याद करोगे। हम लोग करनी के बारे में पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है घातांक के बारे में। किसके बारे में, घातांक के बारे में। इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मिटाते हैं। अब हमें पढ़ना है घातांक के बारे में। घातांक और करनी एक चैप्टर है, यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप क्या, घातांक, जिसको पावर कहा जाता है। ये 2 शब्द से मिलके बना है, पहला घात और प्लस अंक। मतलब किसी संख्या के किसी अचर मान के ऊपर, जैसे x का पावर दे दे, पावर समझते हो ना आप, उसी को मान लीजिए यहाँ पे x का पावर हम n दे दें, तो x जो है छोटू यह हो जाता है बेस। यह क्या हो जाता है, बेस, जिसको आधार कहा जाता है। ये बात आप दिमाग में बैठा के रखोगे। और यह जो यहाँ पे n है, इसको कहा जाता है पावर। क्या कहते हैं इसको, पावर। इसी को घात भी कहा जाता है। ठीक, यदि किसी संख्या का पावर 2 है तो इसको स्क्वायर कहा जाता है, आपको पता ही है। यदि किसी संख्या का पावर 3 है तो इसको क्यूब कहा जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात आप याद रखोगे। डन, ये महत्वपूर्ण चीज आप। घातांक किसको कहेंगे, तो किसी संख्या के ऊपर, ये संख्या भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकता है, तो किसी गणितीय मान के ऊपर स्थित अंक को, तो यह अंक है ना, इसी अंक को क्या कहा जाता है, घातांक के नाम से जाना जाता है। नीचे ये पॉइंट आप आसानी से लिख लोगे। डन। अब हम लोग आते हैं, घातांक के कुछ नियम है, जैसे करनी के कुछ नियम थे वैसे घातांक के भी कुछ नियम होंगे। ठीक, मिटा दे इसको। यदि किसी संख्या का पावर 2 है तो उसको क्या बोलोगे आप, स्क्वायर। यदि किसी संख्या का पावर 3 है तो इसको क्यूब बोलोगे। ये दोनों बात याद रखोगे, 8वीं में आप लोगों को पढ़े भी होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे लॉज ऑफ घातांक। इसको अंग्रेजी में इंडिसेस कहा जाता है, लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस, वहां पे पावर मनी गलती लिख लिया था, आप वहां पे काट के इंडिसेस कर लोगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। लॉज ऑफ इंडिसेस में पहला आता है, पहला नियम कहता है इसका कि x का पावर m और गुणे x का पावर n बराबर क्या हो जाता है, बेस और बेस दोनों यहाँ पे सेम है ना, तो एक बेस ले लोगे और दोनों का पावर जुट जाएगा, तो जुट जाएगा मतलब प्लस m प्लस n। यह पहला फॉर्मूला हो जाता है। यदि मैं कह दूं a का पावर b इंटू a का पावर c इंटू a का पावर d इंटू a का पावर e, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे देखो छोटू, बेस यहाँ पे सबका सेम है ना, लेकिन इसका पावर अलग अलग है, तो बेस आप एक ले लोगे और इसके सारे पावर जुट जाएंगे, b प्लस c प्लस d प्लस c, तो b प्लस c प्लस d और प्लस e। डन। तो ये चीज आप याद रखोगे, ये आया कहां से, यहीं से। दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि यदि इसी चीज को भागा में दिए गए हो, x का पावर m और बटा में x का पावर n, या इसी को ऐसे दे दे x का पावर m और भागे x का पावर n, तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे गुणा में जुट जाता था पावर में, और यहाँ पे गुणा भागा में है तो भागा में क्या होगा, घट जाएगा, तो m माइनस n हो जाता है। समझ में ये पॉइंट। तीसरा कहता है यदि x का पावर m और फिर इन दोनों का पावर n हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि x का पावर और दोनों पावर आपस में गुणा हो जाते हैं, तो m इंटू n हो जाता है। चौथा नियम कहता है कि यदि x का पावर माइनस में m दिया हो, x का पावर क्या दिया हो, माइनस में m दिया हो, तो यहाँ पे 1 और बटा में x का पावर यह माइनस जो होता है प्लस में हो जाता है। तो x का पावर ये राइट से भी होता है, इतना बराबर इतना लिख सकते हो, तो आप इतना बराबर भी इतना लिख सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, x का बटा y का पावर a, x बटा y का पावर m कर लीजिए, x बटा y का पावर a दिया हो, तो ये हो जाएगा x का पावर m और बटा में y का पावर m, तो यह भी क्या है, फॉर्मूला। और देखते हैं हम लोग और फॉर्मूला क्या हो सकते हैं, यदि इसी को मल्टीप्लाई में दे दे,
x इंटू वाई का पावर दे दे आपको m, तो इसका मतलब x का पावर m और गुणे y का पावर m हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं पॉइंट्स। नेक्स्ट फॉर्मूला यदि कहते हैं x का पावर 0 या इसी x का पावर m माइनस m कह दे, या x का पावर m और बटा x का पावर m, ठीक। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और यह जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो वह क्या हो जाता है, वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है, ठीक। आगे फॉर्मूला जो है, आगे फॉर्मूला देखिए क्या कह रहा है। अब कहता है m अंडर रूट x अगर दिया हो, इसका मतलब क्या दिया हो कि x का पावर 1 अपॉन m दे दिया। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऐसे करके 3 दे दें, इसका मतलब x की जगह पे कितना है, तो 3 के पावर 1/2 आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक। इन सब पे एग्जाम्पल जो है ना एक्सरसाइज में आएंगे, जहां जहां एक्सरसाइज में आएगा मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक। चलिए अगला फॉर्मूला कहता है a गुणे a गुणे a गुणे a डैश डैश कहां तक गुणा हो, n तक गुणा हो। तो इसका वैल्यू जो होता है ना a का पावर n हो जाता है। दैट मीन्स यदि आप 2 गुणे 2 बराबर 2 का पावर 2 लिख रहे हैं तो इसका 2 कितने बार है, 2 बार, इसलिए 2 लिख रहे हैं। इसीलिए इस ये जो आता है यह 2 का पावर 2 जो होता है यहीं से आता है, ठीक। यदि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे दिया हो तो कुछ नहीं है ना, तो एक देखिए इस पे भी ये बन जाएगा। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। सबका बेस क्या है, समान है। तो कई गो है, एक में एक तो आप बेस ले लोगे, उसके बाद एगो एगो 2 गो एगो 3 गो एगो 4 गो एगो 5 गो, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल लो, 1 का पावर 1 2 3 4 5 है तो 3 का पावर 5 हो गया। तो ये महत्वपूर्ण इंडिसेस के लॉज हैं जिसको आपको याद रखना है और इसको एक्सरसाइज में हम लोग बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका इंतजार जो है हम लोग पिछले 3 क्लासेज से कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे x का पावर m था, x का पावर m और इंटू x का पावर m, स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है हम लोग को स्टार्ट करना है रेशनलाइजेशन के बारे में। रेशनलाइजेशन क्या होता है, परिमेयकरण। हेडिंग डालना है आपको क्या, रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में छोटू परिमेयकरण कहा जाता है। परिमेयकरण, ठीक, परिमेयकरण। अब देखिए परिमेयकरण क्या है। परिमेयकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई आपको अपरिमेय संख्या दिया होगा। क्या दिया होगा, अपरिमेय संख्या दिया होगा और उस पे आप में उसको आपको किसी भी संख्या से गुणा या भाग करके आपको परिमेय में चेंज करना है, ठीक ठीक। तो किसी संख्या, किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की एक विधि है क्या, परिमेयकरण, जिसके द्वारा हम उस संख्या को, उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलते हैं। इसका आसानी से 1-2 फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, आप देखिए, फॉर्मूला तो नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये बात आप याद रखोगे कि √2 में √2 से गुणा किया जाता है तो 2 आता है। √3 में √3 से गुणा किया जाता है तो 3 आता है। यदि √2 में √2 से गुणा करे या फिर √2 से गुणा करे तो इन दोनों के बदले में क्या आ जाएगा, 2 और बच क्या गया, √2 आ जाता है, ठीक। यदि इसी प्रकार मैं कह दूं, मैं यहाँ पे कह दूं √2 गुणे √2 गुणे √2 और गुणे एगो और √2, 4 गो √2, तो इन दोनों के बदले में कई गो 2, एगो 2, इन दोनों के बदले में कई गो 2, एगो 2, 2 2 में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया। यदि मैं 5 बार इसको गुणा कर दूं, √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2 और गुणे √2, 5 बार हो गया। तो इन दोनों के बदले में कई गो 2, एगो 2, इन दोनों के बदले में कई गो 2, एगो 2
और इसका नहीं है तो इसको रूट 2 ऐसे ही कर देंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4 रूट 2 आ जाएगा। समझ में आया पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखोगे। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, रूट 5 में रूट 5 से गुणा करेंगे। रूट में यदि समान अंक दिया हो तो वह रूट वहां से रिमूव हो जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका जो होता है परिमेयकरण का, मिटा देना इसको। मान लीजिए हमको यहाँ पे दे दिया रूट 5 और कहे कि इसका परिमेयकरण कीजिए, तो रूट 5 में आपको अब खुद से सोचना है कि किस संख्या से हम गुणा करें कि यह जो हो जाए हमें क्या प्राप्त हो जाए, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। यदि रूट 5 में मैं रूट 5 से गुणा करता हूं तो 5 प्राप्त हो जाता है, जब जो कि एक p/q के फॉर्म में पाए जाने वाला संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय वाला गुणक कौन सा है, रूट 5 है। यदि मैं 1/√2 को कहूँ कि इसको बदलिए, तो इसको जो है आपको पुनः ऊपर भी रूट 2 से गुणा करना होगा और नीचे भी रूट 2 से गुणा करना होगा, तभी यह आपके यह रूट 2 हो गया, बटा में ये रूट 2 मिल करके 2 हो जाता है, जो कि एक परिमेय संख्या हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो परिमेयकरण करने का यही तरीका है। यदि कंजुगेट में दे दे, यदि जैसे मैंने बताया था 2 + √3 का यदि परिमेयकरण करना होगा तो इसके माइनस वाले सिंबल से गुणा करते हैं, मतलब 2 - √3 से गुणा करते हैं। उसी प्रकार रूट 5 - √7 का यदि परिमेयकरण करना होगा तो रूट 5 और प्लस √7 से गुणा करते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको आपको याद रखना है। यदि मैं कह दूं यहाँ पे 7√12 में बताइए किस संख्या से गुणा करे कि परिमेय आ जाए, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन है, √12, तो इसमें √12 से आप गुणा कर दीजिए और यही √12 जो होगा परिमेयकरण खंड हो जाएगा, जिसके द्वारा हम लोग परिमेयकरण आसानी से कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स है जिसमें आप लोग कर लोगे। ज्यादा चीज अभी उतना समझ में नहीं आएगा, ज्यादा चीज आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल मैं जब लूंगा तो एग्जाम्पल न लेकर के मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ और एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते जाएगा, हम उसको बनाते जाएंगे। ठीक, परिमेयकरण का डेफिनेशन लिखोगे, किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परिमेयकरण कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 2 में, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं। इस क्लास का पहला वीडियो ऑपरेशन और रियल नंबर का पहला वीडियो जो था, इसमें हम लोग थोड़े से थ्योरी पढ़े थे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है। तो 9 के बाद 10 से आज हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसके पहले 2 वीडियो क्लासेज हो चुके हैं। ठीक, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी देख ले। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। 10 का पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है और चौथा भी कह रहा है। 4 संख्या दिया है। चौथा है यह √15 है, यह √15 दे दिया है। आगे कह रहा है √7, तो यह √7 हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 2√5, 2√2 और आगे कह रहा है 5√2। ठीक, तो परिमेय संख्या में दशमलव में बदलना है। अच्छा ये बताइए 4 इसको दशमलव में रूप में आप कह सकते हो, ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिकॉज हम लिख सकते हैं 4.0, अरे लिख सकते हैं ना, और पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता। उसी प्रकार इसको, तो ये 4 क्या है, परिमेय संख्या। इस पूरे को आप क्या कीजिए, परिमेय संख्या के रूप में बदल दीजिए। तो अभी जस्ट बताए थे परिमेयकरण कर देंगे √2 से। 5 में 5 है तो 5 √2 गुणा करके क्या हो जाएगा, 2 5 दूनी क्या आ गया 10। तो यह परिमेयकरण हम लोग कर दिए। ठीक, और यहाँ पे हम किस नंबर से गुणा किए, परिमेय संख्या बदलने के लिए √2 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, √2 से। यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, √7 से। और यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, √15 से। इन सभी संख्याओं से गुणा करने पे ये जो वैल्यू है वह परिमेय संख्या के रूप में बदल जा रहा है, इस वजह से इनका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है 11 नंबर, यदि ABC परिमेय संख्या हो, तो पहला कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, √ और यहाँ पे दिया है 5, A का पावर कितना, A² B³ C4, A² B³ और C4। सेकेंड क्या कह रहा है, यहाँ पे 9 दिया है और यहाँ पे कह रहा है A² B4 C8, A² B4 और C
8, यही क्वेश्चन दिया है ना। और इसका परिमेयकारी गुणांक लिखना है, मतलब इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि हमें प्राप्त हो जाए। यहाँ पे देखिए, हम पिछले वीडियो में या फिर आज के वीडियो में भी मैं बताया हूं आपको कि यह जो होता है, यह क्या होता है, करणी घात होता है। यह क्या होता है, करणी घात होता है। तो यह क्या दर्शाता है करणी में, कि जोड़ा कितने का लगेगा, पेयरिंग। मतलब अगर यहाँ पे अंडर रूट ये 5 दिया है यहाँ पे, और ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए और गुणे ए, 5 गो हो गया, 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे 5 दिया है तो यहाँ पे हम लोग ए गो ए लेंगे, कितने के बदले में, 5 को दिए। उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम 3 दे दें तो इन 3 के बदले में ए गो 1, अब बच क्या गया, 2 को बच गया, तो यहाँ पे क्यूब रूट ए लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो जहां पे 3 5 दिया होगा वहां पे 5, तो इसमें हमें होना कितना चाहिए, ए को, 5 को, बट है कितना, 2 को, और कितना चाहिए हमें, 3 को। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का पावर 3, और ये किस में है, रूट में, तो ये भी किस में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है b कितना होना चाहिए, 5, और b यहाँ पे कितना है, 3, तो कितना चाहिए हमें, b का पावर 2। ठीक, c कितना चाहिए हमें, c 4 को दिया है और चाहिए 5 को, तो 1 को कमी है, तो 1 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 का पावर जनरली नहीं लिखा जाता है, तो ये आंसर हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी आ जाइए, हमें सब चाहिए 9 को, मतलब a भी 9 को, b भी 9 को, c भी 8 को, तो यहाँ पे सी भी 9 को। तो यहाँ पे ए है कितना, 2 है, चाहिए हमें 9, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 1 के पावर 7 से अगर गुणा कर देंगे, और ये भी किस में होगा, रूट में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, हमें लाना कितना है 9, तो बी का पावर कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, 5 4 9। सी का पावर कितना है 8, लाना कितना है 9, तो सी का पावर 1 यानी सी कर देंगे, तो वैल्यू आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को हर को परिमेय बनाकर लिखे। पहला कह रहा है 1/√2, 1/√2, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कह रहा है 1/√12, 1/√12। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड कह रहा है 2√7 और बाई √11। और चौथा भी है जी, चौथा भी है 2/√17। चौथा कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं, चौथा 2/√17। ठीक, 2/√17। इसके हर को परिमेय में बनाना है हमें। तो अच्छा ये बताओ हर होता क्या है, हर मतलब डिनोमिनेटर। तो यह जो होता है हमारा अंश होता है, किसी भी भिन्न का ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, मतलब p/q के रूप में परिमेय संख्या होता है, तो p को आप अंश कहते हो। ठीक, और नीचे वाले को हर कहते हो, तो यह क्या है हमारा हर हो गया। ठीक, इसको हमें हर को परिमेय बनाना है, तो 1/√2 जो है तो कर देते हैं, इसको हमें √2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी तो करना होगा ना, और नीचे भी करना होगा, पुनः √2 से √2 कट जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो √2 में 1 से गुणा करेंगे √2, और बटा में √2 गुणा होगा, कितना आ जाएगा 2, यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो 2 परिमेय संख्या है कि नहीं, और इसी 2 को हमें परिमेय में चेंज करना था। दूसरा यहाँ पे है √12 को, तो √12 ऊपर भी गुणा कर देंगे, √12 नीचे भी गुणा कर देंगे, √12 में 1 से गुणा करेंगे √12, बट्टा में √12 में √12 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 12, और 12 क्या आ गया परिमेय संख्या में आ गया, और यही तो हमें करना था। तीसरे पे आ जाइए, यहाँ पे √11 को हमें परिमेय में बदलना है, तो ऊपर भी √11 से गुणा और नीचे भी √11 से गुणा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा, और 11 7 77, रूट में कहाँ चला जाएगा 77, और बटा में √11 में √11 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 11, यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी √17 से ऊपर भी गुणा करोगे, √17 से नीचे भी गुणा करोगे, 2 में √17 से तो 2√17, और बट्टा में √17 से गुणा करेंगे तो 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। कह रहा है कि रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखें। चलिए मिटा दें इसको। क्वेश्चन इजी है सब, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और टाइम दीजिएगा तो क्वेश्चन बनेंगे जरूर।
आप थ्योरी पढ़ के यदि पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। 13 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है 1/√2 + 1, 1/√2 + 1। दूसरा क्या कह रहा है? 1/2 - √3, 1/√2 - 3, √2 - 3 है ना, सॉरी 2 - √3 है, 2 - √3। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा है 3/√5 + √3, 3/√5 और प्लस √3। चौथा क्या कह रहे हैं? चौथा कह रहा है 7/√5 और -√7, √5 - √3 है, सॉरी √5 - √3। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें यहाँ पे आगे भरने वाला दिया है, तो भरने वाला हम नहीं करते हैं बिकॉज हम सॉल्व करके उसी को आंसर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, मैं अभी बताया था कि जब रूट में दिया हो तो यहाँ पे माइनस को, ये कौन सा, इसका कंजुगेट लिख दीजिए। इसका क्या हो जाएगा कंजुगेट? √2 + 1 का √2 - 1, तो √2 - 1 से ऊपर भी आप गुणा करोगे और √2 - 1 से नीचे भी गुणा करोगे, इसके द्वारा हमें प्राप्त होगा। एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वही हो जाता है, तो ऊपर तो √2 - 1 होगा है। नीचे देखिए a + b × a - b, एक फॉर्मूला बताऊंगा पहले क्लास में, a + b × a - b = होता है a² - b²। नहीं होता है क्या? होता है ना। इसी के द्वारा हमें a का मान कितना है? √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 × √2 क्या हो जाता है? 2 माइनस b का मान कितना है? 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 - 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 2, सॉरी 1 ना, 1 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, √2 - 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में? तो ऐसे ही आप इसको भी बना लोगे, इसको हम देखते हैं। ठीक, यहाँ पे भी गुणा करना होगा तो ऊपर भी √5 - √3 से गुणा करना होगा और नीचे भी √5 - √3 से गुणा करना होगा। -√3 से गुणा क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पे हम इसका कंजुगेट लिखते हैं। अभी कंजुगेट करने के बारे में, कंजुगेट सर्ट के बारे में पढ़ाए थे ना। यहाँ पे देखिए 3 में, तो यहाँ पे रहने दीजिए 3 × √5 - √3 और अपॉन a + b × a - b, क्या होता है? a², तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 5 माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर 3 बराबर 3 × √5 - √3 और बटा में 5 में से 3 घटेगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आए? तो ऐसे ही आप 4 नंबर क्वेश्चन को भी बना लोगे। आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन।